हेलो स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉलिटी के वीडियो लेक्चर में। इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटी, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जीएस पेपर 2 के लिए। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पॉलिटी। पहले हम जानेंगे कि पॉलिटी को कवर करने के क्या क्या सोर्सेज हैं। फिर स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से पॉलिटी की। और फिर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, जो कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है आयुष कुमार श्रीवास्तव और मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यूपीएससी कैटेगरी के लिए होती है और भी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट सोर्सेस की बात कर लेते हैं कि पॉलिटी को हम कहाँ से कवर हमें करना है। तो देखिए, पहला जो हमारा सोर्स आता है वो आता है हमारा, वो है हमारा एनसीईआरटी बुक। ठीक है। एनसीईआरटी बुक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम पॉलिटी की बात करते हैं। और कहाँ से कहाँ तक की, किस क्लास से किस क्लास तक की एनसीईआरटी, वो है हमारी 6 to 12। अब 6 to 12 की जो एनसीईआरटी है उसमें आपको 6 to 6 to 8 जो 6 to 10 जो है आपको एक या दो बार रीड करनी है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है वो है क्लास 11th की एनसीईआरटी, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल एट वर्क। ठीक है। ये जो एनसीईआरटी है ये आपको कम से कम 4 से 5 बार तो रीड करनी ही है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको शायद ही किसी बुक में देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है इसमें, एक टॉपिक है हमारा इसमें एवोल्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा टॉपिक है हमारा इसमें? एवोल्यूशन ऑफ इंडिया करके एक टॉपिक है। ठीक है ना, एवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना भाई, एवोल्यूशन ऑफ इंडिया करके इसमें एक टॉपिक है जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो बहुत ही ज्यादा फेमस बुक मानी जाती है यूपीएससी की पॉलिटी को कवर करने के लिए, वो है हमारी एम लक्ष्मीकांत। मैक्रो हिल्स पब्लिकेशन की आती है एम लक्ष्मीकांत, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है प्रीलिम्स एज वेल एज मेन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के लिए भी एम लक्ष्मीकांत बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक मानी जाती है। इसके अलावा भी और भी बुक है, जैसे डीडी बसु हो गई, और भी बुक हैं जिससे पॉलिटी कवर की जा सकती है। लेकिन एम लक्ष्मीकांत जो है बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है। इसके बाद एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, ये तो हमने बात कर ली स्टैटिक पोर्शन की। स्टैटिक पोर्शन के अलावा आप क्या कर सकते हैं? न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर में कौन सा? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही अच्छे न्यूज़पेपर माने जाते हैं। आप इसमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर चूज कर सकते हैं, जो भी आपके टेस्ट को अच्छा लगे। आप पढ़ के देखिए दोनों को पहले, और जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप पिक कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, यूट्यूब पर एक संविधान करके एक सीरीज है, उसको आप देख सकते हैं। उससे आपकी पॉलिटी की समझ जो है बहुत अच्छी, काफी हद तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा संसद टीवी पर एक शो आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव एक शो आता है संसद टीवी पर, वो भी आपको पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में काफी हद तक हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पॉलिटी को। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको किन किन सोर्सेस से पॉलिटी कवर करनी है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप जैसे जैसे हम यहाँ पर पॉलिटी कवर करेंगे, तो आपको एक अपना
जो भी ए फोर साइज पेपर की जो शीट होती है या जो भी आपका पेन पेपर कॉपी है वो आपको लेकर बैठना है और रनिंग नोट्स आपको बनाने हैं। रनिंग नोट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। आप अपने हिसाब से बनाइए, जरूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही। आपको जो अच्छा लगता है, मतलब जो भी पॉइंट ऐड करने हैं वो आप अपने मन से कर सकते हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है। ठीक है भाई। तो समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉलिटी की पॉलिटी होती क्या है। सबसे पहले हम पॉलिटी के बारे में ही जानते हैं, पॉलिटी के विषय में जानते हैं कि पॉलिटी आखिर क्या चीज है, किस चीज को कहा जाता है पॉलिटी। तो देखिए, पॉलिटी का मतलब होता है, पॉलिटी एक टाइप की, पॉलिटी किससे डील करती है? पॉलिटिकल सिस्टम से डील करती है। किसके पॉलिटिकल सिस्टम से? स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम से। इसी को क्या बोला जाता है? पॉलिटी बोला जाता है। पॉलिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? राज्य व्यवस्था। क्या कहा जाता है? राज्य व्यवस्था। ठीक है। तो पॉलिटी क्या करती है? पॉलिटी किसी भी स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम से डील करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और कंफर्म कर दूं कि आप जब भी ये वर्ड देखें स्टेट, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हम वर्ड पढ़ते हैं या वर्ड रीड करते हैं स्टेट, तो स्टेट का मतलब होता है भारत। इंडिया से हमारा मतलब है। ये स्टेट एमपी यूपी और कर्नाटक वगैरह ये ऐसी स्टेट नहीं है। ये हम भारत के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, अपनी कंट्री के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आता है पॉलिटिक्स। क्या होती है? पॉलिटिक्स एक टाइप की एक्टिविटी होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है जो कि किसी कंट्री को गवर्न करने के काम आती है। इसी को क्या बोला जाता है? पॉलिटिक्स बोला जाता है। ठीक है। पॉलिटी क्या हो गई? पॉलिटी एक टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम है। और पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक टाइप की पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है जो कि किसी भी कंट्री को गवर्न करने के काम में आती है। इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? तो पॉलिटिकल साइंस एक टाइप का सब्जेक्ट है। क्या है? एक टाइप का सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारी सब फील्ड्स को कंप्राइज करता है। अब इसमें बहुत सारी फील्ड्स क्या है? पॉलिटिक्स हो सकती है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन हो सकता है, आईआर हो सकता है हमारा, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी हो सकती है, और क्या हो सकता है? और हो सकता है हमारा पॉलिटिकल मेथडोलॉजी। ठीक है ना बेटा? सॉरी, बेटा बोल गया। ठीक है। तो पॉलिटिकल मेथडोलॉजी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम पहला चैप्टर हमारा पॉलिटी का, जो कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। पहला चैप्टर आता है हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। कहाँ से पॉलिटी की शुरुआत होती है भारत में, ये हम देखते हैं। तो पॉलिटी की शुरुआत जो है मानी जाती है भारत में जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है। पॉलिटी की शुरुआत कहां से मानी जाती है भारत में? जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे 1600 एडी में एज ए ट्रेडर्स। किस तरीके से आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि टोटल कितनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी? 6 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। पहली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो थी पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जहां पर हमने पढ़ रखा है कि 1498 में वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा आया था। और ये सारी जो कंपनियां हैं वो सारी जो कंपनियां हैं वो एज ए ट्रेड करने के लिए आई थी। क्योंकि क्या था कि इंडिया में जो स्पाइसेस थे उनकी जो खेती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करती थी, और अच्छी क्वालिटी के स्पाइस होते थे। और देखिए, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो क्या है, ज्यादातर वहाँ के लोग नॉन वेजिटेरियन थे। और स्पाइसेस की वहां पर डिमांड इसीलिए ज्यादा थी क्योंकि स्पाइसेस को, स्पाइस मीट को कंजर्व करने के लिए हमें स्पाइसेस की जरूरत होती है। पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो थे नहीं, रेफ्रिजरेटर तो थे नहीं। तो क्या होता था कि लोग जो है पहले स्पाइसेस में
स्पाइसेस उनमें मीट में भर दिया करते थे, जिससे कि वो बहुत ज्यादा देर तक, बहुत ज्यादा दिनों तक क्या रहते थे, स्टोर करके उसको मीट को रख सकते थे। फिर इसके बाद अच्छा, टोटल सिक्स सिक्स ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो कौन कौन सी थी सिक्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ये याद रखिएगा। पहली थी पोर्टुगीज इंडिया कंपनी, फिर फिर बहुत सारी आई। अब मैं सीक्वेंस तो मेरे को याद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और स्विट्जरलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसने कहां पर अपना बेस बनाया था? तो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना गोवा में, गोवा में क्या बनाया था? बेस बनाया था। गोवा में बेस बनाया था। और गोवा में बेस बनाया था, तो क्या था कि पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको एक खास बात बताऊं, तो वो ये है कि पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी पहली कंपनी थी जो कि भारत में ट्रेड करने के पर्पज से आई थी, और ऐसी लास्ट कंपनी थी जो कि सबसे बाद में, देश आजाद होने के बाद, हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद यहाँ से गई थी। ठीक है। तो 1600 में क्या हुआ था? एज ए ट्रेडर्स ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि चार्टर पास कर दिया जाता है 1726 में। इसके बाद 1765 में एक कंपनी जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये किस कंपनी की बात हो रही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी से इसलिए रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो रूल किया है इंडिया में वो इसी ने किया है। तो सबसे 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, किसके? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स यहाँ पर मिल जाते हैं कंपनी को। किस लिए? फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन। किस लिए मिलते हैं? फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। इसके बाद क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है 1773 में, जिसमें जिस जिस एक्ट ने क्या किया? फाउंडेशन रखी हमारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया में। ठीक है, फाउंडेशन रखता है ये एक्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। ये बताता है कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन को और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को, कि कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या होंगे। इसके बाद इसी एक्ट के माध्यम से जो बॉम्बे का और मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर गवर्नर भी अपॉइंट किया जाता है, और जो कि सबऑर्डिनेट होता है किसका? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वो किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। और इसी एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1774 में स्टेब्लिश किया जाता है, जो कि एक जिसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 अदर जजेस होते हैं। ठीक है, एक क्या होते हैं? चीफ जस्टिस होते हैं, और एक अदर जजेस भी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद एक बार फिर से देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में एज अ ट्रेडर्स आई। इसके बाद चार्टर पास होता है 1726 में। इसके बाद 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। फिर इसके बाद 1773 में क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये रेगुलेशन लिख दिया है, रेगुलेटिंग एक्ट है ये। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या करता है? फाउंडेशन, नींव जो है रखता है। इसके बाद इसी एक्ट के द्वारा कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को डिफाइन कर दिया जाता है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को डिफाइन कर दिया जाता है। इसके बाद इसी एक्ट के द्वारा जो गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि सबऑर्डिनेट होते थे किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट होते थे। ये याद रखिएगा। इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली वो बात ये है कि जो स्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है 1774 में इसी एक्ट के माध्यम से, जिसमें थ्री वन चीफ जस्टिस हुआ करते थे और 3 जो है अदर जजेस होते थे। ठीक है, 3 अदर जजेस होते थे और एक चीफ जस्टिस, 3 अदर जजेस और एक चीफ जस्टिस होते थे। इसके बाद अगली उस पर चलते हैं। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद लाया जाता है 1781 में
अमेंडमेंट एक्ट। क्या लाया जाता है? अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है। अमेंडमेंट एक्ट जो था, अमेंडमेंट एक्ट जो था, इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। कब लाया गया ये? 1783 में, 81 में सॉरी। और कब क्यों लाया गया? जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसमें जो कुछ भी डिफेक्ट्स थे उनको एड्रेस करने के लिए लाया गया था ये अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये क्या करता है? ये वेस्ट करता है किसको? पावर को, किस? बंगाल प्रेसिडेंसी को, एलोंग विथ बिहार एंड उड़ीसा। इसके बाद लाया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। इसमें एक्ट में क्या होता है कि जो पावर थी, कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनको सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, सेपरेट कर दिया जाता है। और दो बॉडी बनाई जाती हैं अलग अलग। एक होती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि क्या करती है? कमर्शियल अफेयर्स, कमर्शियल पावर, कमर्शियल अफेयर्स को क्या करती है? हैंडल करती है। ठीक है। और एक नई बॉडी बनाई जाती है जिसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स को क्या करती है? पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करती है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर्स हुआ करते थे, वो अपॉइंट किए जाते थे किसके द्वारा? क्राउन के द्वारा। ठीक है, तो ये आप चीजें याद रखिएगा। इसके बाद अच्छा, इस एक्ट को पास करने के क्या रीजन थे? बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहला तो यही था कि ये जो एक्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स की वजह से लाया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा था इंडिया में कंपनी के द्वारा, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया था। इसके बाद दूसरी जो रीजन था दूसरा, वो था कि करप्शन बहुत होने लगा था कंपनी में। कंपनी में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा था हमें। इसके बाद कंपनी में कोई ना तो अकाउंटेबिलिटी थी, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने को तैयार था। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी क्या लाया गया था? इस एक्ट को, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया था। इसके बाद मिसमैनेजमेंट था किसमें? कंपनी में भी मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा था। इसके बाद जो पावर्स में भी बहुत ज्यादा क्लैशेस थे, है ना? पता ही नहीं चल रहा था कि कौन किसका क्या काम है। कंपनी पॉलिटिकल अफेयर्स में इन्वॉल्व भी थी और उसमें कमर्शियल अफेयर्स में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा था। इसीलिए इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? दो बॉडीज को बनाया गया, जिसमें एक को कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करती थी, और एक नई बॉडी को फॉर्म किया गया जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को क्या करती थी? पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज किया करती थी। ठीक है। हेलो। फिट्स इंडिया एक्ट के बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट 1793। अब यहां से चार चार्टर एक्ट आएंगे जो कि आपके लगातार 20-20 ईयर्स आफ्टर आते जाएंगे, आफ्टर 20-20 ईयर्स। तो पहला चार्टर एक्ट जो आया था वो आया था 1793 में। ऐसे ही आएगा आपका अगला चार्टर एक्ट 1813 में। इसके बाद अगला चार्टर एक्ट आएगा आपका 1833 में। इसके बाद आएगा आपका 1853 में। तो 20-20 ईयर्स के गैप में ये चार चार्टर एक्ट आपके आए थे। तो पहला चार्टर एक्ट क्या था? पहले चार्टर एक्ट में कंपनी की जो मोनोपोली थी, वो 20 ईयर्स के लिए क्या कर दी गई थी? बढ़ा दी गई थी। जो कंपनी की जो मोनोपोली थी, वो 20 ईयर्स के लिए क्या कर दी गई थी? बढ़ा दी गई थी 20 ईयर्स के लिए मोनोपोली। एक सेकेंड। 20 ईयर्स के लिए मोनोपोली को क्या कर दिया गया था? इंक्रीज कर दिया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दी गई थी? पहले मोनोपोली दी गई थी कि कोई भी ब्रिटिश से कोई और दूसरी कंपनी जो है भारत में जाकर, इंडिया में जाकर ट्रेड नहीं कर सकती। तो इसीलिए क्या है, इसको मोनोपोली मिली थी। उस मोनोपोली को क्या किया गया था? इस एक्ट के द्वारा बढ़ा दिया गया था 20 ईयर्स के लिए। इसके बाद फिर जो अगला चार्टर एक्ट आया 1813 में, उसमें क्या कर दिया गया कि हुआ क्या था कि जो कंपनी थी वो ट्रेड तो कर ही रही थी,
लेकिन ट्रेड के साथ साथ वो उसका पॉलिटिकल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए क्या किया गया कि मोनोपोली को, कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया मोनोपोली। और लेकिन इस सभी में से एंड कर दिया गया, बस टी और जो ट्रेड थी चाइना के साथ उसमें से एंड नहीं किया था। बाकी का सारे प्रोडक्ट में से, सारी चीजों में से इंडिया से क्या कर दिया गया था, मोनोपोली को एंड कर दिया गया था, सिर्फ टी और ट्रेड विद चाइना को छोड़कर। इसके बाद आता है हमारा अगला एक्ट, जिसको हम बोलते हैं चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया था, क्या नाम से बुलाया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, जितने भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई थी, प्रोवाइड करवा दी गई थी। ये क्या था, फाइनल स्टेप था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी ब्रिटिश ब्रिटिशर्स का सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ये फाइनल स्टेप था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक नया लॉ मेकिंग मेंबर जोड़ा गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में, जो कि क्या करेगा, उसको असिस्ट करने के लिए और एडवाइस करने के लिए, किसके लिए, लॉ मेकिंग के लिए एक नया मेंबर जोड़ा गया। और जो स्लेवरी कस्टम है उसको क्या कर दिया गया, उसको एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। स्लेवरी कस्टम को क्या कर दिया गया, इस एक्ट के माध्यम से एंड कर दिया गया। इसके बाद एक नया सिस्टम लाया गया ओपन कंपटीशन के लिए, ओपन कंपटीशन का एक नया सिस्टम लाया गया, किसके लिए, सिलेक्शन फॉर सिविल सर्वेंट्स के लिए। इसमें इंडियंस को भी क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए एक ओपन कंपटीशन का सिस्टम लाया गया था। ठीक है, और लेकिन इसको हालांकि विरोध किया गया था इसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज थी एज अ कमर्शियल बॉडी, उसको क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया, और उसको क्या बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। Ended the activities of East India Company as a commercial body and became a purely administration body। इसको क्या बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बना दिया गया, और कमर्शियल बॉडी की तरह जो इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज थी एज अ कमर्शियल बॉडी, इसको एंड कर दिया गया। इसके बाद फाउंडेशन ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, जो आईपीसी जो आया है, इंडियन पीनल कोड, लॉ का क्या किया गया, इसी एक्ट के माध्यम से कोडिफिकेशन किया गया। जो हम लॉ पढ़ते हैं ना, आईपीसी की धारा 302 या 420 है ना, तो ये कोडिफिकेशन ऑफ लॉ किस एक्ट के माध्यम से किया गया था, चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। इसके बाद हमारा लास्ट एक्ट आता है चार्टर एक्ट, जो कि था हमारा 1853 का। इसमें क्या 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 किया गया, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के, एक सेकेंड, गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन हुआ करते थे, उनको क्या किया गया, सेपरेट किया गया। किसको, एग्जीक्यूटिव और जो हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को क्या किया गया, सेपरेट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। कब किया गया था, 1853 में। किस एक्ट के माध्यम से, चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से। इसके बाद क्या हुआ था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हुई थी वो ये थी कि जो काउंसिल थी लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स की, उसमें 6 मेंबर्स, नए 6 मेंबर्स को ऐड किया गया, और ये नंबर बढ़कर कितना हो गया था, ये बढ़कर हो गया था 12 हो गया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि 12, जो 6 जो थे पहले से ही जो काउंसिल में जो मेंबर्स है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो पहले से ही 6 थे, इनको और बढ़ाया गया, और कितना कर दिया गया, 6 मेंबर्स और नए ऐड किए गए, और कितना कर दिया गया, इनको 12 कर दिया गया। इसके बाद जो रीजनल रिप्रेजेंटेशन का आइडिया है, रीजनल रिप्रेजेंटेशन का आइडिया भी क्या किया गया, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि जो भारतीय लोग हैं वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं,
मतलब रिप्रेजेंटेशन उनकी भी अ, उसका वो क्या नाम है, उनके भी डिसीजन मेकिंग, किसी भी लॉ को बनाने में या डिसीजन मेकिंग में उनका भी क्या किया जाएगा, उनका भी मत या वोट जो है लिया जाएगा। इसके बाद गवर्नर जनरल को क्या दी गई, वीटो पावर दी गई। अब ये वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है किसी भी ऑफिशियल एक्शन की, जो कि किसी भी ऑफिशियल एक्शन को क्या करती है, स्टॉप या निगेट करने का काम करती है, किसी भी ऑफिशियल एक्शन को रोकने का काम करती है। तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी वीटो पावर है। किस आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 1111, ठीक है, सॉरी 1111 नहीं, 111 के अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी वीटो करने का पावर है। तो वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है जो कि किसी भी ऑफिशियल एक्शन को निगेट या स्टॉप करती है, किसी भी ऑफिशियल एक्शन पर, किसी भी ऑफिशियल क्रिया पर क्या लगाती है, रोक लगाती है। तो ये हमने आज अ, जो है पढ़ा हमने क्या, पॉलिटी का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इंपॉर्टेंट सोर्सेस क्या होते हैं इंडियन पॉलिटी को कवर करने के। तो मैं आपको बता चुका हूं कि एनसीईआरटी सबसे पहले आपको कवर करनी है 6 to 12 क्लास की, जिसमें एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11 वर्क कॉन्स्टिट्यूशनल एट वर्क, ये तो आपको कम से कम 4 से 5 बार पढ़नी है। यू मस्ट बी रीड दिस एनसीईआरटी 4 to 5 times, because it is very important to cover the entire concept of the Indian polity. It is very important to cover the whole syllabus of UPSC, क्योंकि इसमें एक चैप्टर आता है आपका इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहीं भी शायद आपको किसी बुक में मिल जाए, लेकिन इस बुक में वो आपको दिया गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस चैप्टर को भी मैं आपको पढ़ा पाऊं, या फिर मैं इस पूरी एनसीईआरटी को ही कवर कर पाऊं। लेकिन अभी हम इस इस सीरीज में, इंडियन पॉलिटी की सीरीज में भी मैं आपको उस एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं आपको कवर करवाऊंगा। इसके बाद मैंने आपको बताया दूसरा सोर्स क्या है। एनसीईआरटी जब आपकी कवर हो जाए तो आप स्टैंडर्ड बुक पे आते हैं, और वो स्टैंडर्ड बुक क्या होती है आपकी, एम लक्ष्मीकांत। और भी मार्केट में बुक अवेलेबल है, लेकिन एम लक्ष्मीकांत जो है मैकग्रो हिल्स की पब्लिकेशन की आती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हो सके तो इसका न्यू एडिशन आप ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन कवर करने का, कि आप स्टैटिक पोर्शन कहाँ से कवर करेंगे। इसके बाद जो नई चीज है वो है डायनामिक पोर्शन कवर करने के लिए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हैं, दोनों ही अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं। जो भी आपके टेस्ट को सूटेबल हो वो आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद यूट्यूब पर एक सीरीज है संविधान सीरीज, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद सनसेट टीवी पर एक शो आता है पर्सपेक्टिव, उसको भी आपको कवर करना है। आप यदि इतना कर लेते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा सफिशियंट है, और मेरे नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया पॉलिटी का मतलब क्या होता है। तो पॉलिटी क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है स्टेट का। पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है किसी कंट्री को गवर्न करने के लिए। और पॉलिटिकल सब साइंस क्या होता है, एक टाइप का सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारी सब फील्ड्स को, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल मेथडोलॉजी को क्या करती है, कंपैरेटिव कंप्राइज करती है इनको, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पर हमने चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। इसके बाद चार्टर एक्ट पास होता है 1726 में। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कंपनी को दीवानी राइट्स मिलते हैं 1765 में फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। फिर मैंने आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है 1773 में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है इसके बाद फिर अमेंडिंग अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए आया था। इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी की जो पावर थी उनको वेस्ट किया गया अलोंग विद द बिहार एंड उड़ीसा। फिर इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया
1884 में, जिसमें हमने पढ़ा कि जो कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी में उनको सेपरेट किया गया और दो नई बॉडी बनाई गई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दो नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करती थी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करती थी। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता था? क्राउन अपॉइंट करता था। अच्छा, इस एक्ट को पास करने के फिर हमने रीजन पढ़े। क्या क्या रीजन थे? एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स था, करप्शन इन कंपनी था, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मिसमैनेजमेंट इन कंपनी था, या क्लैश ऑफ पावर्स था। इसके बाद फिर आता है चार्टर एक्ट 1793। इसमें हमने पढ़ा मोनोपोली को एक्सटेंड करते हैं 30 के लिए। फिर हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट 1813, जिसमें एंड कर दिया गया था मोनोपोली को। और लेकिन ट्रेड विथ चाइना और टी की मोनोपोली को एंड नहीं किया गया था। फिर हमने पढ़ा कि चार्टर एक्ट आता है 1833 में, जिसमें गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बोला गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसको सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दिए गए। ये सेंट्रलाइजेशन के लिए फाइनल स्टेप था। फिर इसके बाद लॉ मेकिंग मेंबर्स को ऐड किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में फॉर द असिस्ट और एडवाइस के लिए इन टर्म्स ऑफ लॉ मेकिंग। स्लेवरी कस्टम को एबॉलिश किया गया। इसके बाद एक कंपटीशन सिस्टम लाया गया, ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, इसमें इंडियन भी इंक्लूड थे। हालांकि इसको अपोज किया गया था इसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, अगेंस्ट में थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल बॉडी की तरह जो एक्टिविटीज थी उनको एंड कर दिया गया और इसको क्या बना दिया गया? प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बना दिया गया। फिर इसके बाद इसी एक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? फाउंडेशन ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ का कोडिफिकेशन किया गया। इसके बाद लास्ट एक्ट आता है हमारा चार्टर एक्ट 1853। इसमें हमने क्या देखा कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो थे गवर्नर जनरल के, उसको क्या किया गया कि उसको सेपरेट किया गया। 6 नए मेंबर्स जोड़े गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और उनकी नंबर की जो संख्या थी, जो टोटल नंबर कितने इंक्रीज हो गए? 12 तक इंक्रीज हो गए। इसके बाद रीजनल रिप्रेजेंटेशन था का जो आइडिया है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। वीटो पावर मिल गई किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। फिर मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी वीटो पावर है। किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 111 के अंडर उसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी क्या है? वीटो पावर है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। हम इसी तरीके से बिल्कुल स्मूथ वे में इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं यूपीएससी कैटेगरी के लिए। तो अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।